YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत खास और विशेष, जो हम सभी लोग इस बारे में परिचित हैं, फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है और ये फूड पॉइजनिंग केस हम लोगों ने देखे हैं गर्मी की मात्रा जब ज़्यादा होती है, बरसात का जो सीजन होता है, या जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, उस समय पे ये फूड पॉइजनिंग का केस ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फूड पॉइजनिंग क्या है। अगर फूड पॉइजनिंग के बारे में ये क्या है हम जानना चाहे, फूड पॉइजन जो फूड कॉन्टामिनेटेड फूड है, यानी विषाक्त फूड है। तो ये जो कॉन्टामिनेटेड जो विषाक्त फूड है, जो पॉइजन है, वो पॉइजन कहाँ से आता है? वो एक तरीके का टॉक्सिन है। और टॉक्सिन कहाँ से आती है? कॉन्टामिनेटेड फूड के साथ जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के रूप में जब वो प्रवेश करता है, तो वही उसी से जो सिक्रेशन होता है वो टॉक्सिन होते हैं, और उस टॉक्सिन का दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं। हम तो हाथ भी धो लिए हैं, भोजन भी शुद्धता के साथ खाए हैं, कोई अशुद्धियाँ नहीं हैं, कहीं पे हमने अनहाइजेनिक होने नहीं दिया है, उसके बावजूद भी हमें फूड पॉइजनिंग हो गया। इसका क्या कारण है? साधारणतः फूड पॉइजनिंग हम तो जानते हैं कि अगर हम हाथ धो के ना खाएं, भोजन बनाने वाला या जो भोजन बनाने वाली उनको सही से साफ सफाई ना किया हो, थालियों की साफ सफाई ना हुआ हो, कॉन्टामिनेटेड वाटर हो, तो इस माध्यम से ये जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ प्रवेश करता है। लेकिन जहाँ पर इस तीनों चीज के बारे में हम अलर्ट है, उसके बावजूद भी फूड पॉइजनिंग देखा जा रहा है। ये कैसे संभव है? ये संभव इसी प्रकार से है, हमारे बॉडी के अंदर एट द टाइम ऑफ ईटिंग जब हम फूड इंटेक करते हैं, हाइजीन मेंटेन करने के बावजूद भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस प्रवेश करती हैं। लेकिन वो बैक्टीरिया, वायरस इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो टॉक्सिन उत्पन्न करके हमारे बॉडी को बीमारू बना दे। उनके लिए ये राह आसान कब होता है? वो होने का कुछ कारण है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। फूड पॉइजनिंग में हम दोष दे देते हैं कि भोजन में कॉन्टामिनेटेड था, भोजन में ये था। लेकिन कुछ केसेस में जो हम देखते हैं, ओवर डाइटिंग के केस में, या ठंड लग जाने से, या उस भोजन को लेने के अनेकों जो माध्यम है, वो भी ये फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है। तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारे बॉडी में रहता है इन जनरल, नॉर्मली, लेकिन वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे होने के कारण वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, हमें बीमार नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब डायरेक्टली हम इंटेक करते हैं कोई पॉइजनस, कोई माल न्यूट्रिटेड या अनहाइजेनिक रूप से, तब हमारी बॉडी में ये प्रवेश करता है। अब हम इन्फेक्टेड हो गए, क्या क्या लक्षण हम में से वो दिखाई पड़ सकता है?
पेट में मड़ो उत्पन्न हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है और इरिटेशन हो सकती है, बेचैनी हो सकता है। ये सारे लक्षण देखने को मिलता है। फूड पॉइजनिंग के केस में स्टमक के अंदर वो इतने हाइपर हो जाते हैं, रिफ्लेक्स क्रिएट होते हैं, जिससे वॉमिटिंग आने लगता है। तो ये तो सारे लक्षण, इससे हमारे बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे हमें टॉक्सिन बढ़ने से फीवर भी हो सकता है। अभी देखा जाता है फूड पॉइजनिंग क्या जानलेवा भी होता है? हाँ, फूड पॉइजनिंग जानलेवा होता है। किस कारण, कब होता है ये फूड पॉइजनिंग जानलेवा? जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, साधारणतः बच्चे में, साधारणतः उम्र दराज, वयस्क, जो बुजुर्ग हैं उनमें ये फूड पॉइजनिंग हो जाने से, टॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से जो वाइटल ऑर्गन्स है वो इन्फेक्टेड होकर के किडनी खराब हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है और हमारे बॉडी के अंदर हर ऑर्गन्स को वो इन्फेक्टेड कर सकता है और लास्टली वो सेप्टिसेमिया में जाता है और जाकर के मल्टी ऑर्गन्स फेल्यूर हो करके उस पेशेंट का मौत हो सकता है। तो हम इस मौत से बचने के लिए हमें सबसे पहले जो इनका इंडिकेशन है उसका हमें समझ लेना पड़ेगा और समझने के बाद अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ेगा। और क्या सेल्फ कंट्रोल हम क्या करें? सेल्फ कंट्रोल करने के लिए जैसे हमने देखा कि हमारा डाइजेशन में डिस्टर्ब हो रहा है, फिर डाइट बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमें टाइम मिलता है। ये 6 घंटे के अंतराल में, 6 घंटे बाद, 6 घंटे से लेकर के अनेक लंबे टाइम भी लेते हैं फूड पॉइजनिंग होने में। लेकिन हमने अगर देख लिया कि 6 घंटे हमने भोजन लिया, उसके बाद हमें कुछ डाउट हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग का या इन्फेक्शन का, तबीयत खराब होने का, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और अलर्ट होकर के हम जो नेक्स्ट जो फूड इंटेक है हमें नहीं करना चाहिए और या तो पूरा फास्टिंग में चले जाते हैं या बहुत ही लाइट डाइट हम लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे कुछ घरेलू उपयोग में हम क्या करते हैं, हींग लेते हैं, काला नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके वो पानी पी लेते हैं। ये भी हमें डाइजेशन में मदद करती हैं। या जो सिरका है, थोड़ा सिरका ले लेते हैं और जिससे हमारे बॉडी का जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसके साथ लड़ाई करके उनको पराजय कर देते हैं। ये भी होता है। और जब हम फूड इंटेक को भी काट कर देंगे तो जो फूड पॉइजनस फूड हमारे अंदर हैं और उनमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं और हमारे बॉडी में हेल्पफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, तो अगर हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं बढ़ पा रहे हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया हमारे पास ज़्यादा है, तो भी उनको कंट्रोल कर लेते हैं और हम धीरे धीरे कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे केसेस जब होती हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन सब हो जाती हैं, पानी की कमी हो जाती है वॉमिटिंग की वजह से, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है। तो सोडियम पोटेशियम को मैनेज करने के लिए ORS, ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन है या जो पाउडर है उसको पानी में घोल करके अगर हम पी लेते हैं तो ये भी हमारी डिहाइड्रेशन एवं फूड पॉइजनिंग से हमें बचा लेते हैं। तो ये फूड पॉइजनिंग हमें ना हो, प्रिवेंशन हमें क्या क्या करना है उस बात में हमें ध्यान देना है। भोजन करने से पहले हमें हाथ धोना है। हम जहाँ पे बैठे गिलास, थाली, हर चीज़ को सफाई के साथ लेना है। भोजन जहाँ बन रहा हो वहाँ सफाई रखना है। भोजन जो बनाने वाले हैं या बनाने वाली हैं उनको भी साफ सुथरा रहना है। तो हर जगह हाइजीन का मेंटेन करते हुए, चाहे बनाते समय, चाहे खाते समय और उसके बाद खाने के बाद थोड़ा हमें जो वॉकिंग भी करना चाहिए, जिससे भोजन का जो सेटलमेंट है स्टमक में वो प्रॉपर हो जाते हैं
और प्रॉपर सेटलमेंट डाइजेशन होने में आसान होता है। तो डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है और उससे हम फूड पॉइजनिंग से बच जाते हैं। ये फूड पॉइजनिंग में ज़्यादातर देखा गया वायरस में नोरा वायरस, रोटा वायरस, प्रोटोजोआ में जियार्डिया हिस्टैलिटिका और जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में क्लोस्ट्रिडियम, ईकोलाई, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो हम अगर इस ध्यान रखें, अगर अलर्ट रहे, हाइजीन को मेंटेन करके चले, तो हम इस फूड पॉइजनिंग से हम अपने को बचा सकते हैं और जिससे बड़े बीमारी होने से भी बच जाते हैं। फूड पॉइजनिंग केस से ही देखा जाता है जो बुजुर्ग लोगों का जो वाइटल ऑर्गन्स वो फेल्योर में जाते हैं, फिर उनको आईसीयू में भी करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे जटिल समस्याओं से बचने के लिए हम अलर्ट रहे, खान पान में ध्यान रखें, परिवार में ध्यान रखें, समाज में ध्यान रखें और जितने लोगों को हम जागरूक कर पाएँ तो जागरूक करके उनका जीवन बचाने का हम प्रयास करें। हम जो वीडियो का जो हम बनाते हैं इसमें, और हमारा उद्देश्य ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को जो जानते हैं अच्छी बात है, जिनको इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है तो ये सारी बातें पता चलने के बाद यदि अपने जीवन में अपनाएं तो ये छोटे सा प्रयोग हमारे जीवन को रक्षा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे और आने वाली अनेकों वीडियो बनाने में हमें और प्रोत्साहन मिले। और आप लोगों को अगर किसी तरह का कोई भी जानकारी अगर लेना हो, मेडिकल से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, किसी बीमारी से संबंधित और उसका घरेलू उपचार क्या है, वो अगर वो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा और मैं प्रयास करूँगा आपकी जो परेशानी है उसे इस वीडियो के माध्यम से आपकी उस परेशानी को दूर करने का, और यही हमारा लक्ष्य है। आप लोग हमें मदद कीजिएगा जिससे हम इस कार्य में और आगे बढ़ पाएँ। सबको मेरा हृदय से नमस्कार। आप बहुत अच्छे रहिए, अपने को ख्याल रखिए और अपने परिवार परिजन आसपास